अब हम इंस्टाग्राम फ्रेंडली घरों में रहते हैं, इंस्टाग्राम फ्रेंडली रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, इंस्टाग्राम फ्रेंडली फैमिली सेटअप करते हैं। किस प्रकार हम लोग अपनी जिंदगी से सब कुछ नहीं दिखाते, उसमें एक सिलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन करते हैं और फिर अन्य लोग हमारे सिलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन से अपनी तुलना करते हैं। क्या रणनीतियां होनी चाहिए समझने की कि हम अपनी जिंदगी को दूसरे लोगों की सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही आभासी जिंदगी की वजह से दबाव में नहीं डालेंगे। क्या मेथड हो सकता है? नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आपसे कुछ अंतराल के बाद मिलना हो रहा है और उसकी वजह आप जानते हैं कि यह थी कि पिछले दिनों यूपीएससी के इंटरव्यूज चल रहे थे, तो जिसकी वजह से मॉक इंटरव्यूज में बैठना हो रहा था। फिर से सैकड़ों नई कहानियां, जैसा कि हर साल होता है, इन कैंडिडेट से मिलकर मेरे पास हासिल हुई हैं और इस पूरे साल हम उन्हें अलग अलग तरीके से शेयर करेंगे, उससे मिले हुए अनुभव को आपसे साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल आज हम थोड़ा सा इत्मीनान वाली बातचीत के मोड में फिर से हैं। प्लीज सिट डाउन को आपका प्यार लगातार मिल रहा है, प्लीज उसे जारी रखिएगा। आज हम जिस चीज पर बात करने वाले हैं उसके लिए आपको अपने व्यवहार पर फिर से देखना होगा और सोचना होगा कि क्या आपके साथ ऐसा होता है, क्योंकि मुझे तो अपने साथ ऐसा होता दिखाई दिया था पिछले दिनों। जब आप देखते हैं कि आप सोशल मीडिया पर अन्य लोगों के वीडियोस या फेसबुक पर उनकी प्रोफाइल या इंस्टाग्राम पर उनकी प्रोफाइल देखते समय जाने अनजाने अपनी तुलना उनके साथ करते हैं। मैंने पहले भी इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाया है और आपको वह मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन आज हम इस पर थोड़ी सी विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। हम ये जानने की कोशिश करने वाले हैं कि जब हम अपनी जिंदगी को सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली दूसरे लोगों की जिंदगी से कंपेयर करते हैं तो जो ईर्ष्या का तत्व पैदा होता है उसके क्या मनोवैज्ञानिक निहितार्थ है। आप मानेंगे कि यह एक ऐसी चीज है जो हमारी इमोशनल वेलबीइंग को, जो हमारे साइकोलॉजिकल वेलबीइंग को काफी प्रभावित करती है। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में मुझे लगातार ऐसे लोगों से मिलना हुआ है जिन लोगों की जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं वो बहुत प्रभावशाली या नंबर्स में बहुत ज्यादा मिलियंस फॉलोअर्स वाली हैं। और इस कारण ये जो आपसी तुलना और ईर्ष्या की चीज है यह और भी ज्यादा मुझे निकटता से दिखाई दी है। यद्यपि जरूरी नहीं है इसके लिए आपको मेगा इन्फ्लुएंसर होना जरूरी है, आम इंडिविजुअल्स में यह उससे भी ज्यादा दिखाई देती है। तो सबसे पहले जिसे हम सोशल मीडिया एनवी कह रहे हैं उसका मतलब क्या है, सोशल मीडिया ईर्ष्या का मतलब क्या है। यह एक ऐसा फिनोमेना है, मनोवैज्ञानिक फिनोमेना है, स्वाभाविक है, जिसमें हम अपनी लाइफस्टाइल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई देने वाली लाइफस्टाइल से कंपेयर करते हैं और फिर हमारे अंदर यह टेंडेंसी देखने को मिलती है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को लेकर थोड़ी सी असहजता महसूस करते हैं। हम अपनी लाइफस्टाइल को लेकर थोड़ा सा ऐसा महसूस करते हैं कि मानो हमारी लाइफस्टाइल कुछ कमतर है। हम ये अपनी जिंदगी की आर्थिक संसाधनों की तुलना में और उससे भी ज्यादा दूसरों की सफलताओं और दूसरों की खुशियों से अपनी जिंदगी के कंपैरिजन से जिस किस्म की ईर्ष्या पैदा होती है उसको महसूस करते हैं। नई बात नहीं है, लगभग 10-12 साल पहले, 15 साल पहले, 2010 के बाद जब सोशल मीडिया में खासतौर से फेसबुक और इंस्टाग्राम, क्योंकि इन दोनों मीडियम का चरित्र ऐसा है जिसमें हम अपनी खुशियां, अपनी जिंदगी की जो संपन्नता इत्यादि को अक्सर ज्यादा घोषित तरीके से दिखा रहे होते हैं, जिस वजह से अन्य लोग उससे तुलना करते हैं। तो जो 2010 से 2015 के बीच का समय है, तब कई मनोवैज्ञानिकों ने अक्सर नाम लिया जाता है हेना कैसनोवा का और थॉमस गिलोविच का, इन लोगों ने खास तौर से सहयोग दिया है इस फिनोमेना को समझने के लिए, इसके इम्प्लीकेशंस को समझने के लिए और इस बात के लिए भी कि इसका जो प्रभाव है वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है। अगर हम ऐतिहासिक तौर पर इसे समझने की कोशिश करें
तो यह, जैसा मैंने कहा कि इन मनोवैज्ञानिकों ने इसने बात की है, लेकिन मूलतः यह उभर कर आता है फेसबुक की इमरजेंस के साथ। फेसबुक जब प्रभावशाली होता है, इंस्टाग्राम जब प्रभावशाली होता है, तो इन मनोवैज्ञानिकों ने पाया कि जैसे जैसे हम सोशल मीडिया इस्तेमाल बढ़ाते हैं, हमारी जो संवेदनाएं हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, उनका जो आलंबन है, उनका जो केंद्र है, वह सोशल मीडिया बन जाता है। और ऐसे में हम जिस असंतुष्टि को महसूस करते हैं, डिससेटिस्फैक्शन को महसूस करते हैं, यह डिससेटिस्फैक्शन मुख्यतः हमारे ऑनलाइन जिंदगी से जुड़ी होती है। तो हमारी जो इमोशनल वेलबींग है वो इस बात से प्रभावित होती है कि अन्य लोगों की जिंदगी में क्या हो रहा है। ये बड़ा आश्चर्यजनक है। हम जिस अभाव को महसूस कर रहे हैं वो एब्सोल्यूट अभाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें घर में खाने को नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी कोई बेहद असफल जिंदगी है, लेकिन ये क्या हो जाता है, ये एक रिलेटिव डेप्रिवेशन हो जाता है। हम अपनी जिंदगी को अपनी जिंदगी के आधार पर तय करने की बजाय अन्य लोगों की जिंदगी के आधार पर तय करने लगते हैं। आप ये कहेंगे कि सर ऐसा तो शायद पहले भी होता होगा। हम इस बात को नकार नहीं सकते कि पहले भी शायद ऐसा होता होगा, लेकिन पहले आमतौर पर जिस किस्म की हमारी सोशल सेटिंग्स होती हैं, उसमें हम लोगों का संपर्क आमतौर पर ऐसे ही लोगों से ज्यादा होता था जो हमारे जैसे होते थे, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी। अब जाहिर है कि अगर हम एक सामाजिक बस्ती में रहते हैं तो ज्यादा संभावना है कि हमारी बस्ती में रहने वाले दूसरे लोग भी मोर और लेस हमारे जैसे होंगे। और दूसरी बात, वो जैसे हैं वो वैसे दिखाई देते थे। सोशल मीडिया ने इन दोनों चीजों पर प्रभाव डाला है। एक तो हमारा जो संपर्क क्षेत्र है वो अनंत हो गया, उसमें देश विदेश के लोग, उसमें अलग अलग सोशल सेटअप के लोग, ऐसा अलग अलग आर्थिक स्थितियों के लोग, अलग अलग सामाजिक स्थितियों के लोग अपनी अपनी रील्स, अपने अपने वीडियोस, अपनी अपनी प्रोफाइल्स लेकर हमारे सामने आ गए। तो जाहिर है कि हम अपने बैकग्राउंड को उनके बैकग्राउंड से कंपेयर करते हैं, हमारे संसाधनों को उनके संसाधनों से कंपेयर करते हैं। और दूसरी समस्या, जो वास्तविक तौर पर सोशल मीडिया पर वो दिखा रहे हैं, जरूरी नहीं कि उनकी भी जिंदगी हो। अब हम इंस्टाग्राम फ्रेंडली घरों में रहते हैं, इंस्टाग्राम फ्रेंडली रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, इंस्टाग्राम फ्रेंडली फैमिली सेटअप करते हैं। यानी कि जो चीज दिखाई दे रही है वो अनिवार्यतः वैसी हो, यह भी अनिवार्य नहीं है। परिणाम क्या होता है, हम एक अवांछित तरीके से ऐसे लोगों की संभवतः नकली जिंदगी से अपनी असली जिंदगी की तुलना शुरू करते हैं और कहते हैं कि हम तो उनसे कम खुश हैं, हमारे पास तो उनसे कम संसाधन है, हमारी सफलता तो उनकी सफलता से कम है। परिणामतः हम बहुत मनोवैज्ञानिक संत्रास में आते हैं। हमें लगातार अपनी सफलता, अपनी जिंदगी, अपने संसाधन, अपनी जिंदगी के तमाम जो दूसरे पक्ष हैं, जिनमें सामाजिक पक्ष भी शामिल हैं, वो कमतर दिखाई देने लगते हैं। और तब पैदा होती है ईर्ष्या। मजेदार बात है, हम ऐसी चीज के लिए अपने आप को सजा देते हैं जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, और इससे वह मनोवैज्ञानिक तंत्र खड़ा होता है, एक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म खड़ा होता है, जिस साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म में हम देख सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तय कर रहे होते हैं कि हम अपनी जिंदगी की असलियत की बजाय अपनी जिंदगी की सफलताओं को, अपनी जिंदगी के आदर्श रूप को, आदर्श प्रेम, हम कपल्स दिखाएंगे कि मानो वो बहुत प्रसन्नता में है, बहुत आनंद में है, बहुत प्रेम में है, बहुत सफल जिंदगी जी रहे हैं, और ये देखिए कैसे चमकदार जगहों पर उनका जाना हो रहा है, घूमना हो रहा है, खाना हो रहा है, लोगों से मिलना हो रहा है। ये जो सेलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है, आपको याद होगा हमने सेलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन पे पहले भी एक शॉर्ट वीडियो किया है, मौका लगे तो उसे देखिएगा कि किस प्रकार हम लोग अपनी जिंदगी से सब कुछ नहीं दिखाते, उसमें एक सेलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन करते हैं और फिर अन्य लोग हमारे इस सेलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन से अपनी तुलना करते हैं। मसलन आप मेरी जिंदगी को लीजिए, आपको मेरी जिंदगी के वीडियोस दिखाई देते हैं जिसमें मैं मंच पे चलता हुआ दिखाई दूंगा, जो इस तरीके से अपने स्टूडियो में बैठकर बात करता हुआ दिखाई दूंगा। प्रतीत होगा मानो मेरे पास कितने सारे संसाधन हैं, प्रतीत होगा मानो मेरे पास कितनी प्रसन्न जिंदगी है। सवाल यह नहीं है कि वो सब सच है या झूठ है,
उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इस बारे में राय केवल जो आपके कैमरे, अब जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसके आधार पर बना रहे हैं। और फिर स्वाभाविक तौर पर आप अपने आप से इसकी तुलना करने लगते हैं, जो कि एकदम अनौचित्यपूर्ण है। कोई औचित्य नहीं है इस बात का कि आप अपनी जिंदगी की खुशियां दूसरे लोगों की जिंदगी की खुशियों से तय करेंगे। अगर आप एक युवा हैं, आपकी उम्र अभी 20-25 साल के बीच में है या और कुछ कम है, ऐसे में अगर आप अपनी तुलना ऐसे लोगों से करें जिनकी परिस्थितियां एकदम भिन्न हैं, तो इससे स्वाभाविक है कि आपकी चल रही जिंदगी भी प्रभावित होगी। आपको जिन चीजों के आधार पर अपनी जिंदगी को तय करना चाहिए, उसकी बजाय आप अपनी ऑनलाइन अनुभवों से अपनी जिंदगी तय करने लगेंगे। कई बार तो अपने फैसले उससे करने लगेंगे। पिछले दिनों मैंने बार बार अलग अलग मंचों पर जाकर, कई अलग अलग कैंपसेस में जाकर यह कहा है कि अपने सपने तक को इस आधार पर तय मत कीजिए कि दूसरे लोगों की जिंदगी की सफलता से उनकी जिंदगी कैसी बनी, क्योंकि अव्वल तो उनके तमाम संघर्ष सामने आते नहीं, उनकी जिंदगी की वास्तविकताएं सामने आती नहीं, और दूसरा आपकी परिस्थितियां उनसे हमेशा तुलनीय हुई आवश्यक नहीं। आपको वही सपने लेने की आवश्यकता नहीं है जो अन्य ले रहे हैं। आपको वही हासिल करने की जरूरत नहीं है, हासिल करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है जो दूसरे को मिल रहा है, क्योंकि इससे एक बड़ा संकट आप पर आएगा, दूसरे व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ेगा। इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होगा। कम से कम 3 चीजों पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। पहला, आपकी सेल्फ एस्टीम प्रभावित होती है। जब आप किसी अन्य व्यक्ति को उसकी सफलता, उसकी खुशी, उसके संसाधन, उसकी जिंदगी के जो स्तर, जीवन स्तर है, उससे तुलना करते हैं, अकारण करते हैं, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसलिए आप मन अवचेतन में उस तुलना करने लगते हैं, और इससे आपका सेल्फ एस्टीम गिरता है। आप अपने बारे में कमतर सोचना शुरू करते हैं। दूसरा, स्वाभाविक है कि आपकी प्रसन्नता इस बात से प्रभावित होती है, क्योंकि ईर्ष्या सबसे ज्यादा जिस चीज की दुश्मन है वो आपकी खुशी है। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी खुश नहीं हो सकता। वो बेहतरतम स्थिति में भी होगा, सबसे अच्छी स्थिति में भी होगा, तो वहां भी ईर्ष्या की कोई वजह खोज लेगा। और तीसरी बात, स्वाभाविक है, इससे आपका जो ओवरऑल मेंटल वेलबीइंग है, जो आपका मानसिक स्वास्थ्य है, वो प्रभावित होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि बड़ी रोचक सी बात, एक छोटी सी बात आपको हैरान करेगी। अगर आप सोशल मीडिया पर अपनी पृष्ठभूमि को कंपेयर करते हैं किसी अन्य व्यक्ति की पृष्ठभूमि पर, पहले भी हमने इस पर बात की है, तब ऐसे में केवल एक छोटी सी चीज, प्रकाश, लाइट, आपके घर में या बाहर जहां पर आप वीडियो शूट करते हैं या दूसरे व्यक्ति ने वीडियो शूट किया है, वहां पर प्रकाश की क्या स्थिति है, इससे तय हो सकता है कि आप इस वीडियो से, जो दिखाई देगा आपको वीडियो, उस वीडियो से हताशा, निराशा, ईर्ष्या में तो नहीं चले जाएंगे। अब छोटी सी चीज, 4 बल्बों का ज्यादा होना, या घर में सनलाइट की जो स्थिति है वह होना, या जिस जगह वीडियो शूट किया गया है वहां पर प्रकाश की क्या व्यवस्था उपलब्ध है, यह छोटी सी चीज कई सारी सामान्य चीजों को ज्यादा चमकदार बन के दिखा सकती है, और जिससे कि आप तुलना करके हताशा में जा सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि किसी के पास 2 ज्यादा बल्ब हैं, क्या यह तय करना चाहिए कि आप कितने प्रसन्न होंगे? या फिर डेमोग्राफिक तरीके का अंतराल जो है, कोई व्यक्ति किस तरह की जाति समुदाय में रहता है, उसका पास पड़ोस कैसा है, इससे भी तो आपकी जिंदगी की सच्चाइयां तय होती। इसलिए यह तुलना और ईर्ष्या स्वाभाविक तौर पर उचित नहीं है। यह तो हुई ये बात कि यह सही नहीं है, और यह बहुत मुश्किल नहीं है समझना कि ईर्ष्या अनुचित है, चाहे वो सामाजिक मीडिया जो है, सोशल मीडिया जो है, उससे आ रही हो या अन्य तरीके से। सवाल है कि इससे हम बचे कैसे? क्या रणनीतियां होनी चाहिए समझने की कि हम अपनी जिंदगी को दूसरे लोगों की सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही आभासी जिंदगी की वजह से दबाव में नहीं डालेंगे? क्या मेथड हो सकते हैं?
पहला मेथड तो स्वाभाविक तौर पर कॉन्शियसनेस का है। कृपया समझिए, और मैं इसको आई एम सेइंग इट विद सम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रस्ट मी, people call me influencer nowadays. I do get to meet influencers every day, and I'm saying on the basis of that, all of them, whether they have 2 million, 5 million, 8 million subscriber, or they have only 100 subscriber, all of them have a different persona off screen in comparison to what they have on the screen. Persona, जिंदगी, उनकी खुशियां, उनके संसाधन जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक वैसे नहीं होते। इस बात को आप समझ लें। हम अलग से पर्सोना इंटीग्रेशन पर एक वीडियो बनाने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको वह पसंद आएगा, लेकिन हम उस पर बाद में। फिलहाल जो आपने पहली रणनीति समझनी है वह यह है कि दूसरे की स्क्रीन पर दिखाई दे रही जिंदगी से तुलना करने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी बात, विषय वस्तु और बैकग्राउंड में अंतर करना सीखिए। जब आप किसी स्क्रीन को देख रहे होते हैं, जब स्क्रीन पर किसी और की जिंदगी देख रहे होते हैं, तो वो जो कह रहा है उस पर अधिक ध्यान दें, उसकी पृष्ठभूमि पर थोड़ा कम ध्यान दें। तीसरा, आभासी और वास्तविक, दिखाई देने वाले आभासी और वास्तविक, इनमें भी प्रकाश की वजह से, आवाज की वजह से, संगीत की वजह से, गति की वजह से जो बदलाव आते हैं उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हर जिंदगी ईस्टमैन कलर नहीं हो सकती। वास्तविक जिंदगी वास्तविक होती। यह सब कहने के बाद एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों से बात कीजिए। जो आभासी जिंदगी वाले कम्युनिकेशन है उनसे भिन्न, लोगों से वास्तव में बात करना, लोगों से फोन पर बात करना, लोगों से जाकर मिलना, लोगों से स्पर्श करना, लोगों की आंखों में देखना, ये वे साधारण से तरीके हैं जो आपको सोशल मीडिया एनवी, सोशल मीडिया की ईर्ष्या को कम करने में योगदान दे सकते हैं। आखिर में एक बात, ये सब नई किस्म की समस्याएं जिसमें हमारी मनोवैज्ञानिक सेहत सोशल मीडिया पर आधारित हो गई है, दुर्भाग्य से यह कम नहीं होने वाला है। भविष्य में यह और बढ़ने वाला है। आपको ऐसे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स, औजार दिखाई देंगे जो स्क्रीन पर दिखने वाले इस नकलीपन को और बढ़ा देंगे। कलर्स और ब्राइट होने लगेंगे, प्रकाश और दिखाई देने लगेगा, चेहरे और खूबसूरत दिखाई देने लगेंगे, हंसी और ज्यादा मादक या आकर्षक दिखाई देने लगेगी। और स्वाभाविक है कि असल जिंदगी में इनका अनुपात उस पैमाने पर नहीं होने वाला है। तो यदि आप मेरी इस राय को मान सकते हैं तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस सोशल मीडिया, इससे दिखने वाली जिंदगी को प्लीज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। किसी की जिंदगी उतनी खुशनुमा नहीं होती जितनी स्क्रीन पे दिखाई दे रही। किसी की जिंदगी उतनी खुशहाल नहीं होती जितनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही। और जिनकी जिंदगी खुशहाल होती भी है, जिंदगी खुशनुमा होती भी है, वह अपने आप नहीं हो गई होती। उसकी अपनी स्ट्रगल्स होती हैं, उसके अपने संघर्ष होते हैं, उसके लिए मेहनत की गई होती है, उसके लिए कष्ट सहा गया होता है। किसी को लॉटरी में खुशियां नहीं मिलती। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, सामाजिक मीडिया, सोशल मीडिया की ईर्ष्या से मुक्ति पाइए। वह केवल और केवल आपका नुकसान करती है, किसी अन्य को उससे कोई नुकसान नहीं होता।